स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 9, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और उस 9वें क्वेश्चन का आंसर हम आज आपको बता रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है क्या? योजना आयोग के प्रमुख लक्ष्य में उद्देश्य की व्याख्या करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताएं, योजना आयोग का मतलब क्या होता है? एक आर्थिक नियोजन से इसका अर्थ होता है। योजना आयोग का मतलब क्या है? आर्थिक नियोजन। और आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का मतलब यह होता है कि देश के विकास के लिए केंद्रीय योजना अधिकारी लक्ष्यों को बनाते हैं, उद्देश्यों को बनाते हैं और लक्ष्य बना करके उसकी पूर्ति करते हैं। इट मींस योजना अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना एक लक्ष्य सिद्ध करते हैं और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को पूरा करना होता है। यही होता है आर्थिक नियोजन। इसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। ये जो योजना आयोग है, लक्ष्यों को निश्चित समय में पूरा करना, इस बात को जो है पहले लागू किया गया और योजना आयोग का जो चेयरमैन है वो उस देश का प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तथा इस योजना आयोग को प्रतिपादित करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ये जो है ना, इन्होंने आर्थिक नियोजन को प्रतिपादित किया। 2015 में, जनवरी 2015 में आर्थिक नियोजन की जगह नीति आयोग बनाया गया। और ये नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नीति आयोग जो है ये इस बात की जानकारी देता है कि हमें अपने देश की जीडीपी की समृद्धि कैसे करनी है। पहले हम क्या करते थे? कभी कृषि योजना आयोग में कभी कृषि क्षेत्रों के विकास की बात, कभी औद्योगिक क्षेत्रों की विकास की बात, कभी जो है अन्य क्षेत्रों के विकास की बात, हम ऐसी बातें करते थे। लेकिन नीति आयोग के अंतर्गत अब हो क्या गया कि नीति आयोग में जो है वो ये बना दिया गया कि देश की जीडीपी की समृद्धि कैसी होगी। इसका मतलब नीति आयोग का जो लक्ष्य रहा वो जीडीपी की समृद्धि रही। अब जो योजना आयोग है, उस योजना आयोग के क्या क्या उद्देश्य हैं आप ये देखिए। योजना आयोग का पहला उद्देश्य है सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि। ये सकल घरेलू उत्पाद मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी है। और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है कि जिस देश के अंदर, जिस देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के प्रवाह में वृद्धि होती चली जाए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के प्रवाह में वृद्धि हो, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन का प्रवाह हो, वही हमारे देश की जीडीपी को बढ़ा देता है। तो योजना आयोग का मुख्य लक्ष्य ये था कि देश की जीडीपी को बढ़ाना, ये इसका एक मुख्य लक्ष्य था। देश की जीडीपी को बढ़ाना ये एक मुख्य लक्ष्य था। इसके लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करनी आवश्यक है।
भाई नीति आयोग के अंदर क्या बात लागू की गई? नीति आयोग के अंदर इस बात को लागू किया गया कि योजना आयोग के अंदर इस बात को लागू किया गया कि सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करनी चाहिए, जीडीपी को बढ़ाना चाहिए। और जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो है ये दो तत्व हैं, देश के संसाधन आधार में वृद्धि। इसका मतलब क्या होता है कि जिस देश के अंदर संसाधनों की मात्रा ज्यादा होती है, रिसोर्सेज की मात्रा ज्यादा होती है, उस देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है और उस देश की जीडीपी बढ़ जाती है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि उत्पादकता में वृद्धि। आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाऊं, द्वितीय क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाऊं, तृतीय क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाऊं, तो अपने आप ही देश की जीडीपी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये इसके दो तत्व हैं, इसके दो ये एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। अब अच्छा, अब आगे बात चलते हैं आधुनिकीकरण की। आपको पता है आज जो हमारा ये वर्तमान युग है, वो वर्तमान युग एक विज्ञान का युग है और आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से आज के समय में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। अगर हम इनोवेशन अपनाते हैं, नवप्रवर्तन अपनाते हैं, नई तकनीक अपनाते हैं, तो उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कृषि क्षेत्र के अंदर बताया था कि जब देश में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के आने से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ा दिया। इसी तरह से जैसे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत एक नई तकनीक आई, नई तकनीकों ने क्या किया, उत्पादन के अंदर को उत्पादन का के स्तर को बढ़ा दिया। इसी तरह से अगर बीपीओ की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं, हमारे देश में अगर संचार का विकास ज्यादा हो रहा है, हमारी सेवाओं का उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है, हमें ज्यादा सर्विसेज प्राप्त होती जा रही है और इन सभी से जो है हमारे देश की जीडीपी बढ़ती चली जा रही है। यह है मॉडर्नाइजेशन, इसको कहते हैं आधुनिकीकरण। अब तीसरी बात की हम बात करते हैं जिसमें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की बात करते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से कि हम अगर हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएं तो वही आत्मनिर्भरता कहलाती है। योजना आयोग का मुख्य लक्ष्य यही था कि हमें अपने देश में आत्मनिर्भर रहना है और स्वावलंबन रहना है। आत्मनिर्भरता की मीनिंग क्या होती है? देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ वित्तीय संसाधनों के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भर होने की स्थिति से है। मतलब हम वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली विदेशों पर निर्भर ना रहे। यह है आत्मनिर्भरता। मतलब एक वित्त की वजह, वित्त मींस फाइनेंस, पैसा हमारे पास इतना ज्यादा हो कि हमें शेष विश्व का किसी भी तरह का सहारा ना लेना पड़े, आईएमएफ का कोई सहारा ना लेना पड़े या अन्य किसी दूसरे देशों से ऋण ना लेना पड़े। ये होता है आत्मनिर्भरता। समझ गए ना? तो फाइनेंस के सेक्टर में, वित्त के क्षेत्र में हम विदेशों पर गैर निर्भर रहें, हम निर्भर ना रहें। एक बात। अब हम स्वावलंबन की बात करते हैं। स्वावलंबन में क्या होता है? तो स्वावलंबन का अर्थ घरेलू उत्पाद में अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए शेष विश्व पर गैर निर्भरता से है। अनिवार्य वस्तु गेहूं, चावल, कपड़ा या अन्य प्रकार की अनिवार्य वस्तुएं, जिसमें हम जो है ना, जो हम हैं वो विदेशों पर निर्भर ना रहें। किस क्षेत्र में? अनिवार्य वस्तुओं के क्षेत्र में। अनिवार्य वस्तुओं के लिए हम विदेशों पर ना निर्भर रहें, इसी को स्वावलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को स्वावलंबन कहते हैं। तो स्वावलंबन जो है आपको इस बात की जानकारी देता है कि अनिवार्य वस्तुओं के लिए भी हम विदेशों पर गैर निर्भर रहें। और आत्मनिर्भर का मतलब है कि वित्तीय क्षेत्र में भी हम जो है वो कहां पर निर्भर रहें? विदेशों पर निर्भर ना रहें, अपने देश पर निर्भर रहें। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों पॉइंट आ गए ना समझ में? ओके। अगला नंबर है न्यायोचित वितरण की बात करते हैं। देखो,
जो हमारे देश में जीडीपी की समृद्धि है, जीडीपी देश की बढ़ रही है, उसको हमारे देश में एक न्यायोचित वितरण किया जाए, समाज के सभी वर्गों तक उस बढ़ी हुई जीडीपी का अंश पहुंचाया जाए, जिससे कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, सबका कल्याण होगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि ऐसे समाज में धनी और धनी बन रहे हैं। हमारे समाज के अंदर धनी वर्ग के लोग और धनी बनते जा रहे हैं, और गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी अनिवार्य वस्तुओं के लिए जीवन के लिए एक अनिवार्य वस्तुएं हैं, पूरे भविष्य, पूरे समय, वो पूरी लाइफ वो संघर्ष करते चले जा रहे हैं कि भाई मुझे जो है मात्र अनिवार्य वस्तुएं ही पूरी हो जाए। वो रोटी, कपड़ा और मकान, इसी के लिए पूरी लाइफ को खत्म कर दे रहा है। तो हमारे समाज में यही होना चाहिए कि बढ़ी हुई जो जीडीपी है वो समाज में सही तरीके से बांटी जाए, उसका न्यायोचित वितरण किया जाए। अगली बात यह आती है कि समृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचनी चाहिए। अभी मैंने बताया कि देश के अंदर जो भी समृद्धि हो रही है, जो भी ग्रोथ हो रहा है, ये नहीं है कि ग्रोथ का हिस्सा केवल अमीर वर्ग तक ही पहुंचे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे समाज में पूरा सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोग भी रहते हैं, उनके पास भी पहुंचना चाहिए। तो इसलिए बताया है कि समृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए, जिससे आय का बंटवारा न्यायोचित बन सके। ठीक है, और ये जो है योजना आयोग के प्रमुख लक्ष्य हैं, और ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, और इसके बाद अब अगला जो है वो यूनिट नंबर सेकंड की शुरुआत अगली वीडियो में करते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा, जो कि 22 नंबर की यूनिट है।